Hello children, welcome to my class. Today we are going to read Dust of Snow. Dust of Snow. The way a crow, listen to me carefully, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, है ना, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. This is the poem written by Robert Frost. Dust of Snow is a beautiful short poem, okay, written by Robert Frost. This poem tells about a simple moment has a large significance. Poet try to convey this message that in our life, even a simple moment has a large significance. The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. Just I have written now. Crow signifies his depressive and sorrowful mood, and hemlock tree is a poisonous tree. Both these signify that the poet has not in a good mood, and so he describes the dark, depressive, and bitter side of a nature to present his smaller mood. कहने का मतलब कि इस कविता में कवि ने बताना चाहा है कि जीवन में प्रकृति और छोटी से छोटी चीज़ों की भी बहुत भूमिका है और ये उपचारात्मक शक्ति का काम करता है ना। प्रकृति सब कुछ ठीक करती है, चाहे वो हमारी बीमारी हो, चाहे वो हमारी भयानक मनोदशा हो। लेखक को भी एक लेखक के भी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब वो डिप्रेसिव मूड में थे, वो बहुत ही उदास थे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो हेमलॉक के पास एक कवे की और वो एक ट्री के पास, हेमलॉक ट्री के पास बैठे थे। तो हेमलॉक के पास एक कवे की हरकत ने उस पर बर्फ जमा दी थी। बर्फ उनका कवे के द्वारा उनके शरीर के ऊपर बर्फ गिराना और इनका मूड अचानक से खुश कर देना, उनका दिन बेहतर हो जाता है और वो प्रकृति ने उनको ये एहसास दिलाया कि उनकी समस्याएं तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही छोटी हैं। कहने का मतलब कि हेमलॉक को तो जहर के साथ जोड़ा जाता है। हेमलॉक जो ट्री है जो कि कयामत का सूचक है और कविता में डर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पोएट हैं वो जीवन काल में किसी भी पोएट के जीवन काल में खुशी वहा, क्योंकि कथावाचक के जीवन काल में खुशी, मतलब कवि ये कोशिश करना चाहते हैं, उस बात को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि कभी कभी जीवन के नकारात्मक पहलुओं से जुड़ते हैं और उनको परिवर्तन और खुशी लाते हैं। प्रकृति में बहार होने के कारण हमारी छोटी सी छोटी चीजें जो हैं वो छोटी सी छोटी चीजें, परेशानियां, दुख गायब हो जाती हैं और हमको अचानक से प्रकृति के संपर्क में रहने से लाभ होता है। उसी तरह से ये कविता सर्दियों के मौसम में लिखी गई है। कवि बर्फ में ढके हुए हेमलॉक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते हैं और थोड़ी देर के लिए पेड़ की शाखा पर और अचानक से क्या होता है कि पेड़ की शाखा पर एक कौवा पेड़ को हिला देता है और पेड़ में जो बर्फ जमी है वो उनके ऊपर पड़ती है। तो उसका जो मखमली एहसास है उससे कवि का करवे मूड को चेंज मिलता है और वो उनको खुशी देता है, उनको एक ताज़ा एहसास से भर देता है और उसी क्षण वो अपनी निराशा को त्याग और ये कविता लिखते हैं। और जो काली कौवा मृत्यु और बुरा शगुन और प्रतीक का माना जाता है, बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है, वही कौवा उनके लिए खुशी का और आशा का संदेश देता है और उनके मूड को चेंज करता है ना। बस यही है कि ये कविता यही संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी चीज छोटा नहीं है। यहाँ की छोटी सी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे वो कोई और भी ट्री चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने हेमलॉक ट्री को चुना, है ना। इसके अतिरिक्त यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो स्थिति जो है वो
बेहतर के लिए बदल जाती है। और छोटी से छोटी मदद या अच्छे इशारे भी हम दूसरे के लिए करते हैं, वे बहुत बड़े अंतर लाते हैं दूसरे की ज़िंदगी में। बस उन दयालु कृत्यों पर विश्वास करें और जो हम करते हैं, जिस तरह से वे किसी व्यक्ति के दिन को रोशन करते हैं और कभी कभी उनके भविष्य को बदलते हैं। तो जीवन के छोटे छोटे प्रयासों से हमें को करते रहना चाहिए और हमें सीख लेनी चाहिए कि ये जो प्रकृति है, ये हमारे खराब से खराब मूड को भी बदल सकती है। जैसे कि कवि के खराब मूड को कौवे के द्वारा हेमलॉक ट्री से गिराए हुए बर्फ ने बदल दिया था। बस यही इस कविता का सारांश है। अब हम आते हैं, एक कविता और है, फायर एंड हाँ, तो ये है फायर एंड आइस। सो इन दिस पोयम रिटन बाय एल्सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही द्वारा लिखी गई है। और इन दिस पोयम फायर इज ए स्टैंड फॉर डिजायर, मैंस डिजायर, एंड आइस इज ए स्टैंड फॉर हेट। तो आदमी की इच्छा और नफरत के बारे में उन्होंने ये कविता लिखी है। Fire and Ice is a short poem written by Robert Frost. In this poem, the poet refers to two predictions how the world will end. Listen to me. Some way the world will end in fire, some way in ice. From what I have tested of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to previous twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. इस मतलब according to the poet, fire stands for desire, greed, avarice or lust. The more you try to satisfy them, the more they grow. जितनी भी हम अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं, वो पूरी कभी नहीं होती हैं, वो और बढ़ती जाती हैं। आदमी की इच्छा जस्ट लाइक आग है, जितना ही उसको बुझाओ उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। वन बिकम सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो। और इस इच्छा के चक्कर में आदमी एक दिन इतना स्वार्थी बन जाता है और क्रूर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। और दूसरी तरफ आइस है जो कि नफरत को दर्शाता है ना। तो ये उनको लगता है कि ये दुनिया एक दिन दो तरीके से खत्म होगी, या तो आग में या तो बर्फ की वजह से। तो आग यानी डिजायर और आइस मीन्स हमारा नफरत की वजह से, है ना। One becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire or in ice. उनका कहना है कि मतलब ये जो संसार है, दुनिया है, वो इतनी तेजी से फायर और आइस की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि डिजायर एंड नफरत। इस संसार में उनको दो चीज ही ज्यादा लगता है, या तो नफरत या तो आग, है ना। और उनका आग यानी आग स्टैंड मैंने कहा था, आग यानी कि फायर। उनको लगता है कि ये जो दुनिया है, फायर इज स्टैंड फॉर डिजायर, तो और आइस इज स्टैंड फॉर हेट्रेड। तो इनको लगता है ये दो ही वजह से दुनिया खत्म हो सकती है, या तो हमारी इच्छाओं की वजह से या फिर हमारी नफरतों की वजह से। सो यू कैन अंडरस्टैंड in from these lines that a poet compares fire and ice with one's desire and hatred respectively. मतलब कि फायर और आइस को hatred और डिजायर के रूप में यहाँ पे बताया गया है। बस द पोएट सेज दैट ह्यूमन बींग्स लेट देयर इमोशंस रूल। उनका कहना है कि मतलब जो लोग हैं वो अपने इमोशंस को खोते जा रहे हैं, एंड ही वुड सपोर्ट द वंस हु आर इन फेवर ऑफ फायर बिकॉज ऑफ व्हाट he knows about fiery desires. Then he says that if the world had to end twice, ice would be equally competent. He brings out a contrast between the ice and hatred. और इसीलिए उनको ये भविष्यवाणी करते हैं या कहना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है ये फायर और आइस की ही वजह से खत्म होगी। फर्स्ट स्टेंजा
He introduced the theme of the poem with the speaker, pondering the question of how the world will come to an end. And he suggests that it could be due to either fire or ice, two opposing forces that symbolize human emotions. And in second stanza, the speaker elaborates on the destructive power of fire, describing it as a desire that can consume and destroy everything in its path. And third stanza, वो ये भी कहना चाहते हैं कि जब ये दो तरफ पहले उनसे पूछा जाता है, जैसे कि पहले में उन्होंने कहा कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, पहले में ये क्वेश्चन है फायर और आइस, तो उन्होंने कहा कि फायर और आइस। और अगर कोई उनसे पूछे तो वो जो हैं उन्हीं लोगों के साथ होंगे जो डिज़ायर के साथ हैं। आप फायर के साथ हैं, है ना, फायर डिज़ायर को सपोर्ट करता है। कहने का मतलब कि ये दुनिया कैसे समाप्त होगी, तो वो फायर के सपोर्ट में होंगे, फेवर में होंगे, है ना, न कि आइस। आइस सपोज करता है नफरत को, तो वो डिज़ायर के पक्ष में रहना चाहते हैं। दिस इज द समरी ऑफ फायर एंड आइस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ बोथ चैप्टर, बोथ पोयम। और अगर हिंदी में अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो एक बार मैं इसको फिर से डिफाइन करती हूँ कि ये जो कविता है फायर एंड आइस, इसके जो कवि हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और वो मानवता और दुनिया के अंत के बारे में दो विचार प्रस्तुत करते हैं। कि उनसे जब बात होती है तो वो दो संभावनाओं पे चर्चा करते हैं कि इस दुनिया का अंत का कारण क्या होगा। तो एक संभावना जो है वो दुनिया आग के लपटों में समाप्त हो रही है कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई परमाणु बम की बात करता है और एक दूसरे को जला देने, युद्ध में झोंक देने की बात करता है। इसलिए वो संभावना व्यक्त करते हैं कि ये दुनिया दो ही तरफ से खत्म हो सकती है, एक आग में, है ना, और एक नफरत में। दूसरा जो मजबूत कवि लेकिन दूसरा जो कवि का एक मजबूत भावना है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत है कि यह पूरे ग्रह को मृत्यु के लिए मुक्त करने के लिए प्राप्त होगा। मतलब कि एक तो हमेशा आदमी ये फायर की बात करता है, हमेशा एक दूसरे को धमकी देता रहता है परमाणु बम से ख़त्म करने के लिए, है ना। तो उनको पूरी संभावना है कि या तो दुनिया परमाणु बम से ख़त्म हो जाएगी एक दिन, या फिर एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत है जो कि वो पूरे दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। तो कवि के पास ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं उनके पास ये दो संभावनाएं हैं कि एक दिन इस मानवता और दुनिया का अंत किस तरीके से होगा। अब आशा है कि आपको ये कविता जरूर समझ आई होगी। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? इस कविता को हमने पढ़ा तो ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है एंड ये कैसे पोएट का मूड चेंज करता है ना। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? क्या चीज़ कहता है पोएट कि उसका मूड बदल गया, और कैसे पोएट का मूड जो है वो बदलता है। सो यू कैन लिसन मी। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स और ऑफ स्नो। स्नो के जो छोटे छोटे कण होते हैं जो पेड़ों की शाखाओं पे पहाड़ी क्षेत्रों में जम जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस डस्ट ऑफ स्नो का मतलब उससे है ना। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द बर्ड्स मूड। अचानक से जो उसका जो बर्फ जमा रहता है उसको जब कौवे ने गिराया तो ऐसा लगा जैसे बर्फ का झरना जैसे उनके शरीर पे गिरा। तो इसी चीज़ ने पोएट के मूड को बदला। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। उनका जो मूड उदास था वो उदास से खुशी की तरफ बदला। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड
wanted to enjoy the rest of the day. So you can write, the dust of snow means the fine particles or flakes of snow, the sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. Okay, you can write. सुनिए और लिखिए. Question number 2. How does Frost present nature in the poem? The following question may help you in the think of answer. और क्वेश्चन को देखिए. What are the birds that are usually named in poem? Do you think a crow is often mentioned in poem? What images come to your mind when you think of a crow? Second, again, what is the hemlock tree? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or oak or a pine? कवि ने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना? मैपल, ओक और पाइन को क्यों नहीं चुना? What do the crow and hemlock represent? चूंकि क्रो और हेमलॉक ये दोनों जो हैं बैड चीज़ के लिए लोग इनको देखते हैं. इनके बारे में हमारी जो निगेटिविटी रहती है थिंकिंग, है ना. तो निगेटिव चीज़ भी हमारी ज़िंदगी में कभी कभी खुशी ले आते हैं, है ना. जिसको हम बदशगुन के रूप में देखते हैं. खराब से खराब चीज़ भी हमारे लिए कभी अच्छा बन सकता है. सो यू कैन राइट आंसर. लिसन टू मी. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप इसको लिखिए. फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. जनरली, नंबर 1, जनरली poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, myna, and trees full of beautiful flowers and fruits, etc. But here Frost has taken a totally different approach. But here Frost has taken a totally different approach. He choose a crow which is not often which is not often used in poems. Full stop. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad, O-M-E-N, omen. Full stop. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. Full stop. Now question number 2 answer. A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. Full stop. The poet Robert Frost did not choose to use an oak, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually, full stop. Actually, he did so to present his mood and feelings. Now, question number 3 answer. The crow and hemlock tree represent sorrow and depression, है ना, felt by the poet in this materialistic world. Full stop. The dust of snow is the symbol of nature, joy and energy. Full stop. The dust of snow that the crow shakes, S-H-A-K-E-S, of a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of
joy and optimism. OPTIMISM. So your question answer of dust and snow has finished. Now come to the question answer of fire and ice. There are, look at your question and write answer. किताब से देखिए क्वेश्चन एंड आंसर लिखिए. देयर आर डेफिनेटली, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, देयर आर डेफिनेटली many ideas about how the world will end. I do believe that the world will end someday, as anything that has a beginning will have an end. This stands true for the world also. If the sun got so hot that it burst, the whole of the earth would perish immediately, as no part of the earth can bear the heat of that intensity. But if the sun grew colder and colder, everything will come to an end, as without sunlight life will end. ना? और क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर फर्स्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड्स फॉर. फायर और आइस किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? तो मैंने बताया था फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, है ना, हमारी इच्छाओं और लालच के लिए स्टैंड करता है, लस्ट और कन्फ्लिक्ट एंड फरी. और आइस स्टैंड्स फॉर क्रूअली, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंटेंसिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हैट्रेड. फायर जो है वो लालच, हमारी इच्छाओं, है ना, CE लस्ट और कन्फ्लिक्ट और फरी के लिए स्टैंड करता है. और जो आइस है वो इनटॉलरेंस, जो हम किसी को सहने की सत्ता हम सब में जो ख़त्म हो गई है ना, हम सिर्फ अपना बोलना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, नफरत, कोल्डनेस, ये सब की वजह से. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज़ द राइम्स स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोएम. द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AB, AA, BC, BC, B. This rhyme scheme helps in bringing out the contrasting ideas of the fire and ice presented in the poem. The poet mentions that both fire and ice are probable ends of this world. उनका मानना है कि पूरी संभावना है कि ये जो संसार है सिर्फ इन 2 चीज़ों से ही समाप्त हो जाएगी. He talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of and indifference towards one another will be enough to end the world. In the second, he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. So both are very beautiful poem, written by Robert Frost. आशा करती हूँ you can understand this. And okay guys, अगले चैप्टर के लिए आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको चैप्टर फिर से हर चैप्टर आपको इजीली अवेलेबल हो. ओके, और आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो बच्चों. थैंक यू ऑल गाइज.